हमारे एशियन पियर्स जो इस समय आपने गिफ्ट निफ्टी देख ही लिया है, 1/4% से कुछ ज़्यादा उछाल के साथ, 1/4% के लिए उछाल के साथ शुरुआत के इंडिकेशंस हैं। एशिया मिला जुला सा प्रिंट है, ऐसा कोई क्लियर कट ट्रेंड नहीं है। आइए फ्लिप करिए यूएस के बाजार। जब हम कल मंडे के सेशन की समाप्ति कर रहे थे, फ्लैट से लेकर 0.5% का उछाल था। फ्लैट था डाउ, 0.5% का उछाल था नैस्डैक में। उसके सामने हैंडओवर गजब है। मतलब अगर मैं फ्लैट डाउ लेके गया था तो 1.25% डाउ में उछाल था। नैस्डैक अगर 0.5% लेके गया था तो मोटा मोटी उतना ही 2/3%, वो भी बेहतर है। तो हैंडओवर बढ़िया है और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में हुआ क्या, कल तब और अब की पहली प्लेट आ जाएगी, वो दिखाएगी हमें अच्छा डिफरेंशियल डाइजेस्ट करना है, खासतौर पे डाउ अगर देखें तो। और माज भाई साहब गुड मॉर्निंग है, मूड कैसा है, ये सब चल क्या रहा है, संकेत हमारे भारतीय बाजारों के लिए कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। संकेत भारतीय बाजारों के लिए अच्छे हैं इसलिए क्योंकि वहाँ कुछ बुरा नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। और वहाँ पर भी अगर डाउ जोन्स में कल 49,000 के ऊपर पहली बार इंट्राडे में इंडेक्स गया, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कुछ हुआ था वीकेंड पर। जैसे बाजार चले थे वैसे ही चले हैं और 600 अंकों की तेज़ी देखने मिली। एक वक्त पर तो 700 अंक ऊपर था डाउ, तो थोड़ा सा मॉडरेशन के बाद जो है 600 अंक चढ़कर बंद हुआ। दो बड़े सेक्टर्स जो डाउ के हैं, एनर्जी और बैंक्स, दोनों ने कल कॉन्ट्रीब्यूट किया, जिस वजह से डाउ की कल आउट परफॉर्मेंस देखने मिली। S&P 500 और नैस्डैक में भी ठीक ठाक तेज़ी थी, ऐसा नहीं था कि उनमें कोई गिरावट देखने मिली। लेकिन आप एनर्जी शेयर देखे, डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान थे वेनेजुएला को लेकर के कि ये सारे जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे और फिर उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स करके फिर पैसे बनाएंगे, तो उस वजह से शेवरॉन जो कि इकलौती कंपनी है यूएस की जो वेनेजुएला में ऑपरेट करती है सैंक्शंस के बावजूद, तो उनमें 5% की तेजी थी। हैलिबर्टन और एसएलबी, ये दोनों ऐसी कंपनीज है जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सामान मुहैया कराते हैं, तो उनमें 8 से 9% की तेजी थी। और एनर्जी ETFs में भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली। कल निकोलस मदुरो जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति है, उन्हें अदालत में पेश किया गया। जितने सारे इल्जाम उन पर लगाए गए थे उन सभी इल्जामों को उन्होंने खारिज किया। उनकी पत्नी पर जितने इल्जाम लगाए गए थे उन्होंने भी उन सारे इल्जामों को खारिज किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूँ, निर्दोष हूँ और एक प्रिजनर ऑफ वॉर हूँ, ये उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे जो है अगवा किया गया था। किसी भी हेड ऑफ स्टेट को अगवा करना जो है वो यूएन के चार्टर का उल्लंघन है। और बाकी सारे जो कई सारे देश थे, चीन से लेकर के रूस, सभी ने इस बात की निंदा की। कोलंबिया ने भी इस बात की निंदा की। और मदुरो और उनकी जो पत्नी है, दोनों को एक डिफेंस लॉयर दिया गया है, बैरी पोलैक, जो कि पिछले बार जूलियन असांज के वकील थे। और उन्होंने ये कहा है कि एक सॉवरेन स्टेट के हेड होने के नाते मदुरो को प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी है, तो पहले तो उस बात का ख्याल रखा जाए। और दूसरी बात ये कि उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है, तो उस बात का भी ख्याल रखा जाए। और रिपोर्ट्स ये कह रही है कि उन्हें न्यूयॉर्क की जो सबसे ख़राब जेल है वहाँ पर रखा गया है। तो ये उनके डिफेंस जो है वकील, उन्होंने कहा। वेनेजुएला में इस वक्त क्या हो रहा है, खबरें आ रही थी कि लोगों ने वहाँ पर जश्न मनाया ऐसा, लेकिन अभी भी डेल्सी रोड्रिग्स जो है उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। 3 महीने की उन्हें अवधि दी गई है। और कैराकास जो कि उनकी राजधानी है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे गुट जो है, प्रो गवर्नमेंट गुट जो है, वो अभी भी सुपरविजन कर रहे हैं। 7 पत्रकारों की कल गिरफ्तारी भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई नॉर्मल सी या ऐसा कुछ रिस्टोरेशन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो उनकी सरकार थी वो अभी भी है, उनकी सेना जो थी वो अभी भी है, और उनका जो संसद है वो भी अभी भी वहीं पर जारी है। और निकोलस मदुरो के जो बेटे हैं, जो कि उनके संसद के सदस्य भी है, उन्होंने भी डेल्सी रोड्रिग्स का राष्ट्रपति के तौर पर समर्थन किया है। कोलंबिया पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल निशाना साधा था कि अब कोलंबिया की बारी है, क्योंकि वो भी ड्रग्स का उत्पादन करते, तो उनके राष्ट्रपति ने ये कहा है कि मैंने तो कसम खाई थी कि मैं फिर कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर देश के लिए उठाने पड़ जाए तो मैं फिर से हथियार उठा सकता हूं, क्योंकि वो पहले एक गुरिल्ला गुट के मेंबर थे 1990 तक, फिर हथियार डालने के बाद जाकर के वो राष्ट्रपति बने हैं। तो ये तो सारी वेनेजुएला की बातें थी। लेकिन कल एक और इकोनॉमिक डेटा आया जिससे अभी भी ये लग रहा है कि यूएस की आर्थिक हालत अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग PMI जो आई कल, वो 10वें महीने लगातार कॉन्ट्रैक्शन टेरिटरी में चल रही थी। 47.8 का आंकड़ा निकल कर आया, 47.9 का, 48.2 का आंकड़ा नवंबर के महीने में था। तो 10 महीने लगातार कॉन्ट्रैक्शन में है। नए ऑर्डर्स भी 4 महीने से लगातार कम हुए हैं। एक्सपोर्ट बुकिंग्स कमज़ोर है। और लगभग सभी इंडस्ट्रीज ने जो ISM को बयान दिए, उन्होंने सभी ने कहा है कि ऑर्डर्स में कमी है, मार्जिन्स कम हुए हैं और टैरिफ्स की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी आई है। अब डॉलर जो है
शुरुआती बढ़त के बाद अभी भी थोड़ा सा जो है 98 के स्तरों पर बना हुआ है। तेल की कीमतों में कल थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिली थी, $62 के आसपास अब फिर से जाकर के ब्रेंट जो है वो कामकाज कर रहा है $61-62 के आसपास। सोने चांदी में तेज़ी जारी है, चांदी अभी भी $77 के आसपास कामकाज कर रहा है और बिटकॉइन जो है 3 हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। तो अगर देखा जाए तो एनर्जी और बैंक्स की वजह से हैंडओवर डाउ का आपको अच्छा लग रहा है, स्क्रीन पर भी हैंडओवर ठीक ही है, लेकिन अब सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में जो भारी इकोनॉमिक डेटा आने वाला है उन सब पर बाजार की नजरें बनी रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। अब वो कल ऑनवर्ड वो डेटा आना शुरू हो जाएगा तो इस लैटर हाफ में उस डेटा पॉइंट्स पे भी रिएक्शन मिल रहा होगा। भाव के लिहाज से क्यूज बढ़िया है और हरमाज ने भी कह दिया है कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपने आप में अच्छा। तो ग्लोब ने तो अपना काम कर दिया है, वही गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है, पर कल